आदना डिग्री कॉलेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बीए पार्ट थर्ड का जो सेकंड पेपर है एनवायरनमेंट भूगोल यानी एनवायरनमेंट ज्योग्राफी पर्यावरण भूगोल, उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक अपन देख रहे थे कि मानव तथा जो पर्यावरण का जो संबंध है, इसको लेकर अलग अलग जो विचारधाराएँ हैं उनकी अपन बात कर रहे थे। तो मानव तथा पर्यावरण के संबंधों की जो समझने या अध्ययन करने की जो विचारधाराएँ हैं मुख्य रूप से तीन मानी जाती है, जिसमें पहली विचारधारा है निश्चयवाद, दूसरी विचारधारा है संभववाद और तीसरी है नवनिश्चयवाद। तो अपने जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें अपन विस्तार से निश्चयवाद के बारे में अपने पढ़ा था। आज अपना जो ये क्लास रहेगी वो संभववाद और नवनिश्चयवाद के ऊपर रहेगी। तो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि संभववाद है वो क्या है। तो संभववाद एक ऐसी विचारधारा का नाम है। इससे पहले विचारधारा निश्चयवाद थी, वो ये कहती थी कि जो प्रकृति है उस प्रकृति का जो नियंत्रण है वो मानव के ऊपर है, यानी जो प्रकृति है वो सर्वोपरि है और मनुष्य उसके अधीन रहता है। यानी प्रकृति के जो नियम है उसके नियमों की वो अनुपालना करता है और वो मनुष्य है वो प्रकृति से सर्वे सर्वा नहीं हो सकता है। दूसरी विचारधारा ये कहती है कि इसमें प्रकृति की तुलना में जो मानव है उसको तवज्जो ज़्यादा दी गई है। यानी पहली विचारधारा में मानव के ऊपर प्रकृति ज़्यादा हावी थी, तो इस विचारधारा के अंदर संभववाद के अंतर्गत जो मानव है वो प्रकृति के ऊपर सर्वोपरि बताया गया है। यानी कुल मिलाकर जो मानव है वो प्रकृति की तुलना में ज़्यादा, कहने का मतलब प्रकृति के ऊपर उसके जो नियम है उसके अंदर वो बदलाव कर सकता है, यानी जो मनुष्य है वो सर्वोपरि है प्रकृति की तुलना में। अब देखिए, ये जो संभववाद है इस विचारधारा का जो जन्म हुआ है वो है फ्रांस में हुआ था। यानी जैसे निश्चयवाद का जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था, इसलिए इसको अपन जर्मन विचारधारा के नाम से भी संबोधित करते हैं। दूसरी विचारधारा है संभववाद, तो उसको अपन फ्रांसीसी विचारधारा भी बोलते हैं क्योंकि इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो फ्रांस में हुई थी। संभववाद की जो उत्पत्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी? फ्रांस में, इसलिए इसको अपन फ्रांसीसी विचारधारा भी बोलते हैं। जो संभववाद शब्द है जो संभववाद शब्द है, इस संभववाद शब्द का सबसे पहली बार जो उपयोग किया था सर्वप्रथम संभववाद शब्द का जो उपयोग करने वाले व्यक्ति था उसका नाम था लुसियन फेब्रे। ये भी एक फ्रांसीसी विद्वान थे। इस लुसियन फेब्रे की ही प्रसिद्ध पुस्तक है इतिहास की भौगोलिक प्रस्तावना। तो लुसियन फेब्रे की जो किताब है इतिहास की भौगोलिक प्रस्तावना में, इसमें सबसे पहली बार लुसियन फेब्रे ने जो संभववाद शब्द है उसको दिया था। यानी संभववाद शब्द का जो देने वाले व्यक्ति थे उसका नाम था लुसियन फेब्रे ने। लेकिन अगर देखा जाए तो संभववाद के जो जनक माने जाते हैं वो विडा डी लाब्लास माने जाते हैं। यानी संभववाद के जो जनक हैं एक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने जो संभववाद है उसका जो जिक्र किया है इनकी
प्रसिद्ध पुस्तक है, जो मानव भूगोल की भी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है, मानव भूगोल के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जो 1922 में प्रकाशित हुई थी। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो जो मानव भूगोल के जो सिद्धांत है वो विडा डी ब्लास की प्रसिद्ध पुस्तक है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने संभववाद का समर्थन किया है। तो संभववाद के जो समर्थक है प्रमुख रूप से तो पहला नाम आता है ब्लॉस का, उसके बाद आता है फेब्रे का, उसके बाद ब्लॉस के शिष्य है जिन ब्रून्स, उसके बाद अमेरिकन भूगोलवेत्ता आता है कार्ल ओशोवर। ये तीनों फ्रांस के थे। कार्ल ओशोवर। और इसी में दूसरा नाम आता है अमेरिकन भूगोलवेत्ताओं में इसा बॉमेन का। ये अमेरिकन थे। उसके बाद इसमें जो नाम आता है डिमांजिया का। तो ये प्रमुख रूप से ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने जो संभववाद है उसका खुलकर समर्थन किया है। यानी ये जो लोग ऐसे थे, प्रकृति की तुलना में जो मानव है उसको सर्वोपरि मानते थे। तो उसके पीछे भी एक कारण था, क्योंकि वर्तमान में अपन देखते हैं कि आधुनिक मानव है और पहले की जो स्थिति थी आदि मानव की, उस समय आदि मानव की अगर स्थिति और आधुनिक मानव की तुलना की जाए तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क था। क्योंकि आदि मानव था वो प्रकृति के जो नियम थे उसके अंदर पूर्ण रूप से बंधा हुआ था, यानी वो प्रकृति के जो नियम थे उससे वो नियंत्रित होता था, कंट्रोल होता था। लेकिन वर्तमान में जो विज्ञान और जो तकनीक है, यानी उसका जो ज्ञान है, तकनीक है, उसकी जो कुशाग्र बुद्धि है आधुनिक मानव की, इन तीनों ने ज्ञान, तकनीक और उसकी जो कुशाग्र बुद्धि है, इन्होंने वर्तमान में जो प्रकृति के कुछ नियम हैं उस नियमों में बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया। यानी जो प्रकृति है उसमें जो संभावना है उस संभावना को उन्होंने सूझ करके, चयन करके, अपना जो ज्ञान है उसके माध्यम से इसमें एक परिवर्तन किया है। और वर्तमान में अपने देखते हैं जहाँ पे भी प्रकृति ने बाधाएं दी थी मानव के सामने, उन बाधाओं से भी मानव अपने ज्ञान और तकनीकी से आगे निकल गया है। यानी कुल मिलाकर जो आधुनिक मानव है उन्होंने प्रकृति में जो संभावनाएं थी, जहाँ पे भी उसको मिला है कि इन संभावनाओं का अपन उपयोग कर सकते हैं, तो संभावनाओं को उन्होंने एक्सेप्ट किया है। और उन संभावनाओं के बलबूते ही आधुनिक जो मानव है आदि मानव से अपन कहते हैं कई गुना ज़्यादा एडवांस है। और जो प्रकृति थी पहले, प्रकृति तो पहले भी थी, लेकिन जो मनुष्य थे उसके पास ज्ञान नहीं था, इसलिए वो उनकी संभावनाओं का इतना उपयोग नहीं कर पाता है जितने कि वर्तमान में आधुनिक मानव है अपने ज्ञान और तकनीक से संभावनाओं का उपयोग कर रहा है। और इसी के विषय में जो लुसिन फेब्रे है उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है। और उन्होंने ये कहा है कि प्रकृति है वो व्यक्ति को सारा और संभावनाएं देती है। यानी प्रकृति ऐसी भी नहीं है कि वो मनुष्य को संभावनाएं दे देगी। प्रकृति या मनुष्य के सभी जगह संभावनाएं देती है, और उस संभावना का उपयोग करना या नहीं करना वो व्यक्ति है उसके ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है। यानी प्रकृति है उनको, इंसान को सभी जगह से एक प्रकार की जो संभावनाएं वो दी है, उस संभावना को उपयोग करना वो प्रकृति के ऊपर है, वो निर्भर करता है। तो कहने का मतलब है कि प्रकृति है वो मनुष्य को सारा और संभावनाएं पॉसिबिलिटी देती है, पॉसिबिलिटीज का उपयोग करना वो व्यक्ति है, और व्यक्ति का जो ज्ञान है, वो तकनीक है, वो बुद्धि है, उसके ऊपर निर्भर करता है। अब बात ये आती है कि जिन ब्रून्स भी ये लिखते हैं कि मनुष्य होता है वो मनुष्य तब तक ही निष्प्राण होता है जब तक कि प्रकृति उसको पूर्ण रूप से, कहने का मतलब, निष्प्राणित नहीं कर देती। यानी एक जो व्यक्ति है
वो प्रकृति के अंदर लगातार क्रिया है, प्रतिक्रिया है, वो लगातार करता रहता है और जब तक वो जीता है तब तक करता रहेगा। लेकिन जब व्यक्ति जब तक जी रहा है वो क्रिया प्रतिक्रिया प्रकृति के साथ करता रहेगा, यानी अपना जो ज्ञान है उसके माध्यम से लगातार उसके अंदर एक्सपेरिमेंट है वो करता रहेगा। लेकिन वो तभी ही निष्प्राणित होता है जब प्रकृति उसको पूर्ण रूप से क्या कर देती है, समाप्त कर देती है। यानी जब तक जीवित है तब तक व्यक्ति है वो प्रकृति के अंदर निश्चित रूप से परिवर्तन करेगा, ऐसा जिन ब्रून्स कहते हैं, जो विडो डी ब्लॉस के जो शिष्य वो माने जाते हैं। अब इसमें जिन ब्रून्स से ज्यादा जो विडो डी ब्लॉस है, जो संभववाद के जनक माने जाते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने अपनी किताब है जो लिखी है मानव भूगोल के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, 1922 के अंदर इसकी पब्लिश हुई थी। इन्होंने एक लाइन बहुत क्लियर शब्दों में लिखी है कि जो प्रकृति है उसका स्थान एक सलाहकार से ज्यादा नहीं हो सकता है। यानी जो प्रकृति है वो इंसान के सामने इंसान को सिर्फ सलाह दे सकती है, उस सलाह को मानना नहीं मानना वो व्यक्ति है उसके ऊपर निर्भर करता है। यानी इन्होंने इसको इंग्लिश में इस तरह से ट्रांसलेट किया है, नेचर इज नेवर मोर देन एन एडवाइजर। यानी जो प्रकृति है वो एक सलाहकार से ज्यादा नहीं हो सकती है। यानी प्रकृति का इतना काम है वो मनुष्य को सलाह दे और सलाह को मानना नहीं मानना वो व्यक्ति के ज्ञान तकनीक और उसकी जो बुद्धि है उसके ऊपर निर्भर करता है। और इस तरह से इसको थोड़ा आगे और समझने की कोशिश करें एक विचारधारा को, संभववाद को, तो देखिए ब्लॉस ऐसे बोलते हैं कि ये मनुष्य के ज्ञान की ही और तकनीक की ही बात है कि उन्होंने कुछ ऐसी जगहों से कुछ पौधे हैं वो विश्व के अलग अलग भागों में उन्होंने फैला दिए हैं, उसका प्रचार कर दिया है जो मूल रूप से उस जगह पर ही होते थे। यानी कुछ ऐसे पौधे थे जो उसका एक जन्म स्थान माना जाता है उस पौधे का, जिसको अपन मूल स्थान बोलते हैं। उसके बाद भी वो दूसरे देशों में गया है, यानी पृथ्वी के कोने कोने में अगर वो गया है तो वो वहां से जो मनुष्य की बुद्धि है और ज्ञान है उसी को ही उनके मूल स्थान से हटाकर दुनिया के दूसरे देशों के अंदर फैलाने का काम किया है। और इतने ही नहीं, उन्होंने कुछ ऐसी उपजें भी थी, उस उपजों के अंदर भी ग्रोथ कर दिया। अब देखिए वो ग्रोथ तो इंसान की ही देन है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसी टेक्नोलॉजी के तहत जो बीज वगैरह है उसके अंदर उन्नत कर दिया है, जिसके तहत जो पहले एक सीमित मात्रा में उपज होती थी तो उसके अंदर उपजों में भी भर्ती करना। तो कुल मिलाकर ये सारी जो बातें हैं जो ब्लॉस लिखते हैं वो संभववाद के समर्थन में लिखते हैं। तो कुल मिलाकर वर्तमान में जो मनुष्य का ज्ञान है वो प्रकृति से काफी ज्यादा है। यानी अपन ये तो नहीं कह सकते कि मनुष्य ने प्रकृति को पूर्ण रूप से जीत लिया, यानी मनुष्य है वो प्रकृति का कभी भी विजेता नहीं बन सकता है। लेकिन वर्तमान का उसका ज्ञान है उसको देखकर ऐसा लग सकता है कि ऐसा कोई कोना साहिब मनुष्य से अछूता नहीं रहा है जहाँ पे वो व्यक्ति नहीं पहुंच पाया है। यानी अपने कठिन अथक प्रयास से उन्होंने प्रकृति की जगह ऐसे दुर्लभ जगह है और ऐसी जगह है जहाँ पे भी उन्होंने अपना जो है प्रचार वो किया है, चाहे वो एक पौधे के उदाहरण के रूप में समझे, यानी कुछ ऐसी फसलें हैं। और इस मामले में अगर देखें तो साइबेरिया के अंदर जो है, रसिया का एक जगह है साइबेरिया के अंदर जहाँ पे भी कभी गेहूं वगैरह नहीं होता था, लेकिन साइबेरिया के जो साइंटिस्ट है उन्होंने ऐसी तकनीक के द्वारा वहाँ पे भी जो गेहूं वगैरह है उनको जो पैदा है वो करना सीख लिया। तो ये कहने का मतलब मनुष्य की जो ज्ञान है उसी का ही एक प्रकार का अपन कमाल कह सकते हैं। लेकिन ये आदि मानव में नहीं था, लेकिन ये आधुनिक मानव है क्योंकि उन्होंने ज्ञान और तकनीक से इस सारी चीजों के अंदर परिवर्तन किया है। और दूसरी इसके संदर्भ में बात लिखते हैं जिसमें प्रमुख नाम आता है कार्ल और शॉवर, जो एक अमेरिकन भूगोलविद है। इनकी किताब है कल्चरल ज्योग्राफी। सांस्कृतिक भूगोल यानी कार्ल और शॉवर जो एक अमेरिकन भूगोलवेता थे, इनकी प्रसिद्ध किताब का नाम है कल्चरल ज्योग्राफी, सांस्कृतिक भूगोल। इसमें इन्होंने एक किताब और लिखी है मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप, भूदृश्य की आकारी की। तो इन्होंने कहने का मतलब जो भूदृश्य है ये भी कार्ल और शॉवर की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। इसमें इन्होंने क्या है कि जो भूदृश्य है उसको दो भागों में बांटा है। यानी जो मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप है, तो यानी जो लैंडस्केप है भूदृश्य है उसको इन्होंने दो भागों में बांटा है। पहला है सांस्कृतिक भूदृश्य
सांस्कृतिक भूदृश्य, दूसरा है प्राकृतिक भूदृश्य। तो इन दोनों दृश्यों में जो कॉल शॉवर ने बताया है कि वो प्राकृतिक भूदृश्य की तुलना में जो सांस्कृतिक भूदृश्य उसको ज्यादा महत्व देते हैं। यानी वर्तमान में ऐसा है कि जो मानवीय कौशल है इसमें प्राकृतिक जो है या भौतिक जो भूदृश्य है उसकी तुलना में जो सांस्कृतिक भूदृश्य है उसका ज्यादा महत्व है, क्योंकि मानव ने अपने कौशल और ज्ञान से इस जो सांस्कृतिक जो भूदृश्य है उसको ज्यादा डेवलप किया है। यानी जहाँ पे भी अपन कहते हैं प्रकृति ने बाधाएं दी थी, जैसे अपन उदाहरण के रूप में एक जलीय राशि के रूप में था, वहां पे उन्होंने ब्रिज के माध्यम से या जैसे अपन कहते हैं कि वायुयान के माध्यम से, तो इस प्रकार की जो बाधा है उन्होंने लाने का प्रयास किया है। यानी कुल मिलाकर उन्होंने प्राकृतिक जो भूदृश्य है उसके मुकाबले में सांस्कृतिक भूदृश्य है उसको ज्यादा महत्व दिया है। यानी प्रकृति के तुलना में जो मानव है उसके जो कार्य है उसको उन्होंने प्राथमिकता दी है। इसके बाद आता है जो प्रसिद्ध अमेरिकन भूगोलवेत्ता दूसरे ईसा बॉमेन, इनकी किताब है द पायनियर ऑफ फ्रीज। ये ईसा बॉमेन की है द पायनियर ऑफ फ्रीनेस। तो इसमें इन्होंने क्या है, तो इन्होंने एक उदाहरण दिया है और ये अपन कह सकते हैं कि अमेरिकन भूगोलवेताओं में जो संभववाद है उसके परम समर्थक माने जाते हैं, यानी कट्टर समर्थक है संभववाद के। इन्होंने एक क्या है कि वर्तमान का मानव है वो इतना विकसित है कि उन्होंने सारा का जो मरुस्थल है उस सारा के मरुस्थल में वो अपने अथक प्रयास से वहां पे एक रेत का पहाड़ बना सकते हैं और उस पहाड़ के माध्यम से वो बारिश भी करवा सकते हैं। इतना मानव वर्तमान में जो मानव है वो इतना समर्थक है। तो कुल मिलाकर इन्होंने जो प्रकृति है उसके मुकाबले में जो मानव है उसको जो तवज्जो है वो ज्यादा दी है। यानी ये कुल मिलाकर ऐसे कहते हैं कि जो संभववाद है वो निश्चयवाद की तुलना में ज्यादा उचित है, वो लगता है मानव के वर्तमान के जो कार्य है उसका ज्ञान है उसको देखते हुए। इसके बाद में अपन देखते हैं कि एक प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक हुए हैं हीगल महोदय। एक प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक माने जाते हैं हीगल महोदय। इन्होंने इस बात का खंडन किया है कि ये भी एक संभववाद के परम समर्थक माने जाते हैं। तो इन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि जो बार बार ये जो निश्चयवादी लोग ये कहते हैं कि प्रकृति है वो मानव की तुलना में ज्यादा हावी है, तो उन्होंने इस बात का को लेकर एक स्टेटमेंट दिया है और उसमें ये बोला है कि आप मेरे सामने कभी भी निश्चयवाद की बात मत करो, और इसलिए मत करो कि जहां पे भी कभी यूनानी लोग निवास करते थे वहां आज की तारीख में तुर्क लोग हैं वो निवास करते हैं। यानी इस मामले को अगर समझा जाए तो प्रगति अगर इस तरह की होती कि उसके जो नियम है वो ज्यादा हावी होते, तो जहाँ पे यूनानी लोग रहते थे वहां आज तुर्क लोग कैसे रह सकते हैं। तो कुल मिलाकर हीगल महोदय ने जो निश्चयवाद है उसको सिरे से खारिज किया और संभववाद का समर्थन किया है। यानी वो कहते हैं कि मेरे सामने कभी भी आप निश्चयवाद की बात मत करो, क्योंकि जहाँ पे भी यूनानी लोग निवास करते थे वर्तमान में वहां पे तुर्क लोग निवास करते। तो अगर इस मामले को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जो संभववाद है वो ज्यादा उचित है वो लगता है। इसके बाद दूसरा आता है डिमांजिया, जो एक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता माने जाते हैं। इन्होंने भी मानव जो शक्ति है, ये जो मानव की जो क्षमता है उसको उन्होंने सर्वोपरि बताया है। यानी जो डिमांजिया है इन्होंने
यानी जो डिमांजिया है उन्होंने मानव की जो शक्ति है उसको उन्होंने सर्वोपरि बताया है। तो कुल मिलाकर जो मानव द्वारा जो वातावरण है उसमें उसको है वो परिवर्तन कर सकता है, यानी जो मनुष्य है वो अपने जो ज्ञान है और तकनीक से जो वातावरण है उसके अंदर भी वो परिवर्तन कर सकता है। मानव ने जो संसार के जो साधन है के द्वारा जो पाताल तोड़ कुएं हैं, जैसे नदियों के नियंत्रण द्वारा मानव भोजन के लिए बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं कर दी है। जैसे अपन कहते हैं कि पहले ज़माने में ये माना जाता था जो बारिश होती थी उनका जो पानी है काफ़ी ज़्यादा व्यर्थ चला जाता है, तो मानव ने जो बांध है यानी जिसको अपन कहते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, बहुउद्देशीय जो परियोजना है उसको निर्माण करके जो व्यर्थ पानी है उसका जो मानव का जो उपयोग है उसके लिए उसको उपयोग योग्य बनाए, चाहे वो सिंचाई के लिए हो, पेयजल के लिए हो, या और भी किसी के माध्यम से उसका उपयोग हो सकता है, चाहे विद्युत उत्पादन के लिए भी हो सकता है। तो ये मानव है वो मानव को ही महान शक्ति प्राप्त है जिसके तहत वो प्रकृति की में जो भी संभावना है उस संभावना को वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो था वो संभववाद के ऊपर थे। अब अपन जो बात करेंगे तीसरी इसकी जो महत्वपूर्ण विचारधारा आती है नव निश्चयवाद। बात करेंगे अभी तीसरी विचारधारा है नव निश्चयवाद। इस विचारधारा के जो जनक माने जाते हैं वो ग्रिफिथ, टेलर माने जाते हैं। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है बीसवीं सदी का भूगोल। तो नव निश्चयवाद को जो देने वाले थे वो गिलबर्ट टैलर वाले थे। ये एक प्रकार के अपन कहते हैं इसका अधिकांश जो समय है अपने जीवन का वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर बीता था, लेकिन बाद में ये अमेरिका चले गए थे और इनका जो जन्म हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था। तो इनके कहने का मतलब इनका जो जीवन है वो अलग अलग देशों से होकर गुजरा है। तो मुख्य रूप से अपन कहते हैं कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो काम किया है वो ऑस्ट्रेलिया में रह के किया है, और इन्होंने ही अपन जो प्रायोगिक भूगोल है यानी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है उसके अंदर दो जलवायु ग्राफ पढ़ते हैं, क्लाइमेटिक ग्राफ पढ़ते हैं। उसमें पहला आता है क्लाइमोग्राफ, दूसरा आता है हिड्रोग्राफ। तो ये दोनों क्लाइमेटिक ग्राफ माने जाते हैं। इन दोनों को सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति ने बनाया था दुनिया के अंदर तो वो किसने बनाया था? गिफर्ट टैलर मॉडल ने, यानी इसको बनाने का जो श्रेय है सबसे पहले किसको जाता है? ग्रिफिथ टैलर मॉडल को जाता है। इसके बाद इन्होंने एक बहुत प्रजाति की उत्पत्ति से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया है, प्रवास कटिबंध सिद्धांत, माइग्रेट जॉन थ्योरी, जो उन्होंने 1919 में दिया था। यानी ये प्रजाति की उत्पत्ति से संबंध में इनका महत्वपूर्ण योगदान है वो माना जाता है। अब अगर अपन बात करें कि नव निश्चयवाद को, तो उन्होंने जो नव निश्चयवाद है उस नव निश्चयवाद को रुको और जाओ विचारधारा के नाम से जाना है। यानी गिफर्ट टैलर मॉडल ने नव निश्चयवाद को रुको और जाओ विचारधारा नाम दिया है। गो एंड स्टॉप। अब इस विचारधारा के अलग अलग नाम भी अपने सामने आते हैं। जैसे इस विचारधारा का है, इसको अपन आधुनिक विचारधारा भी मान सकते हैं,
इसको मध्यम मार्ग की विचारधारा के भी नाम से जाना जाता है। और इसको नवनिश्चयवाद भी बोलते हैं। और इसको जोको और जाओ विचारधारा, ये जो नवनिश्चयवाद है उसके अलग अलग नाम है। यानी गिलबर्ट टैलर मॉडल ने नवनिश्चयवाद को किस नाम से जाना जाता है या क्या नाम दिया है, तो वो है रुको और जाओ, यानी गो एंड स्टॉप हाइपोथेसिस इसका नाम दिया है। अब देखिए, ये जो विचारधारा है वो एक प्रकार की, जो दोनों में निश्चयवाद हो शायद संभववाद हो, उसमें एक जो दोष पाया जाता है इन दोनों विचारधाराओं में, चाहे वो संभववाद हो या निश्चयवाद हो, और इन दोनों का जो दोष है वो है अतिवाद का दोष। यानी इसमें जो अतिवाद का दोष है वो मानव को सर्वोपरि बताना है। किसको बनाना है? मानव को। और इसका जो दोष है कि वो सर्वोपरि किसको बताता है? प्रकृति को। और ये दोनों ऐसी विचारधाराएं जो एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल विरोधी मानी जाती है। अब इसको लेकर ही नवनिश्चयवादी विचारधाराएं वो सामने आई है गिलबर्ट टैलर मॉडल के माध्यम से। इसलिए इसको अपन मध्य मार्ग, यानी दोनों के बीच का जो रास्ता है वो इन्होंने निकालने की कोशिश की है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि टैलर मॉडल ने एक जो ट्रैफिक पुलिस वाला होता है, अब देखिए जैसे मान लिया एक चौराहा है, या एक पुलिस वाला खड़ा है, इधर से भी वाहन आ रहा है, इधर से भी आ रहा है। अब इधर से जो वाहन आ रहा है उसको ये ट्रैफिक पुलिस वाला है कि उसकी गति को तो कम करवा सकता है, उसकी गति को तो कम करवा सकता है। वो इधर से, उसको जाना इधर से है तो वो इधर ही जाएगा, और इधर का अगर इधर से जाना है, लेकिन वो इतना काम कर सकता है कि जो आ रहा है उसकी जो गति है उसको कम कर सकता है। यानी इस एग्जाम्पल को यहाँ पे गिलबर्ट टैलर मॉडल के द्वारा देने का मतलब ये है कि अगर कोई मानव है, वो अगर बुद्धिमान मानव है, विवेकपूर्ण मानव है, तो वो ये निश्चित रूप से सोचेगा कि अगर अपन प्रकृति के नियमों को ध्यान में रखकर, यानी अपन आधुनिक जो मानव है उनके विकास को अपन रोक नहीं सकते, लेकिन अगर वो बुद्धिजीवी है यानी विवेकपूर्ण है, तो वो निश्चित रूप से प्रकृति के जो नियम है, यानी आप विकास कीजिए लेकिन प्रकृति के जो नियम है उनको ध्यान में रखिए। यानी आप जितना अंधाधुंध तरीके से अगर विकास करोगे, तेज रफ्तार से करोगे, तो बहुत सारी जो पर्यावरणीय समस्या है वो अपने सामने आएगी। और वर्तमान में अपन बहुत सारी ऐसी समस्या है जो मानव के अत्याधुनिक जो भौतिकवादी देन है उसके के कारण से सामने आ रही है व्यक्ति को। तो अगर टैलर यही कहते हैं कि अगर आप एक प्रकृति के नियमों को ध्यान में रखते हुए एक धीमी गति से अगर आप उसको विकास करोगे, तो वो एक लंबा समय तक होगा और सतत विकास होगा, और आने वाली जो पीढ़ी है उनकी भी आवश्यकता है उसकी पूरी की जा सके। वर्तमान जो आवश्यकता है वर्तमान मानव की, उसको भी अपन पूरा कर सकते हैं। यानी पर्यावरण के अगर ध्यान में रखकर अगर उपयोग करोगे, तो आप जो ये पर्यावरण है उसको ज्यादा दूषित होने से अपन बचा सकते हैं। तो इन्होंने ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से ये समझने की कोशिश की, आप विकास तो कीजिए, आप उसको रोक नहीं सकते हो। यानी कहने का मतलब वो आपकी दिशा को नहीं बदल सकते, लेकिन आपकी जो रफ्तार है विकास की उसको वो कम कर सकता है। तो कुल मिलाकर इन्होंने इस समझाने की कोशिश की है, अगर वर्तमान मानव अगर विकसित मानव है तो ये जरूर सोचेगा कि वो न प्रकृति को जीत सकता है और न पूर्ण रूप से जो मनुष्य वो प्रकृति के अधीन है। यानी अपने यूं कह सकते हैं कि एक दूसरे के ऊपर जो नियंत्रण की बात करते हैं, कि पहले में कह रहा है कि प्रकृति का नियंत्रण मनुष्य के ऊपर, दूसरा कहता है कि मानव का नियंत्रण प्रकृति के ऊपर है। लेकिन ये दोनों जो शब्द है, नियंत्रण वाला जो शब्द है वो सही नहीं है। अगर हाँ, इस नियंत्रण की जगह अगर अपन प्रभाव शब्द का ज्यादा उपयोग करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रकृति वो मनुष्य को प्रभावित करती है और मनुष्य अपने जो काम है उससे प्रकृति को भी प्रभावित कर रहा है। यानी नियंत्रण की जगह अगर प्रभाव शब्द का अगर उपयोग किया जाए तो ये जो है वो ये निश्चयवादी की विचारधारा, जो नव निश्चयवाद की विचारधारा है उसके अंदर देखने को मिलता है। यानी नियंत्रण की जगह अपन को प्रभाव जो शब्द है वो ज्यादा बेटर लगता है। तो इससे क्या होगा कि न अतिवाद का जो प्रकृति है वो अतिवाद का दोष से ग्रसित रहेगी, जो मनुष्य है वो अतिवाद का। तो कहने का मतलब जो ये दोनों
पहले वाली विचारधारा निश्चयवाद और संभववाद है, इसको लेकर नई विचारधारा जो सामने आई है, जो दोनों के बीच में एक प्रकार का मध्य मार्ग अपनाती है, यानी प्रकृति की जो नियम है उनको ध्यान में रखकर आप विकास करो, यानी नियंत्रण की जगह अगर आप प्रभाव शब्द का उपयोग करोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। यानी प्रकृति के नियमों को ध्यान में रखकर अपन को उपयोग जो भी काम है वो करना चाहिए, तो प्रकृति जो दूषित है वो नहीं होगी और अपना जो मनुष्य की जो आवश्यकता है वो ज़्यादा लंबे समय तक चल सकती है। अब एक विद्वान हुए हैं जॉर्ज कैथम, इन्होंने जो नव निश्चयवाद है उसको क्रियात्मक संभववाद के नाम से संबोधित किया है। यानी आपको ऐसे पूछे कि जॉर्ज कैथम ने नव निश्चयवाद को किस नाम से संबोधित किया, तो क्रियात्मक संभववाद के नाम से। यानी नव निश्चयवाद को जॉर्ज कैथम ने किस नाम से संबोधित किया, क्रियात्मक संभववाद के नाम से संबोधित किया। और O.S. के स्पेट एक विद्वान हैं, इन्होंने नव निश्चयवाद को प्रसंभववाद नाम से संबोधित किया। यानी O.S. के स्पेट ने नव निश्चयवाद को किस नाम से संबोधित किया, तो प्रसंभववाद, और जॉर्ज कैथम ने किस नाम से किया, क्रियात्मक संभववाद के नाम से इसको संबोधित किया है। और एक नव निश्चयवाद के परम समर्थक माने जाते हैं जो जिसका नाम है श्राडर महोदय। ये नव निश्चयवाद के परम समर्थक माने जाते हैं। इनकी किताब का नाम है द फाउंडेशन ऑफ ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी। यानी श्राडर महोदय की प्रसिद्ध किताब का नाम है द फाउंडेशन ऑफ ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी। यानी जो द फाउंडेशन ऑफ ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी जो श्राडर महोदय की किताब है, इसमें ये लिखते हैं कि विज्ञान जो है उसका जो ध्येय होना चाहिए वो दबाव नहीं होकर, यानी जो विज्ञान है, जो साइंस है, उसका जो मुख्य रूप से जो काम है वो दबाव नहीं होकर समन्वय होना चाहिए। यानी आप किसी के ऊपर प्रेशर करोगे, किसी के ऊपर प्रेशर देकर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, तो ये विज्ञान है, जो साइंस है, उसका समर्थक है, वो नहीं करता है। इसलिए उन्होंने आगे एक मानव भूगोल का जो नारा दिया है कि मानव भूगोल का ऐसा नारा होना चाहिए कि न तो मनुष्य प्रकृति का विजेता है, न मनुष्य पूर्ण रूप से प्रकृति के अधीन है। यानी दोनों को एक दूसरे को अपन कहते हैं ना, वो नियंत्रण वाले की जो बात करते हैं ना कि प्रकृति मनुष्य है वो प्रकृति के नियंत्रण में और जो मानव है उन्होंने प्रकृति को नियंत्रण में कर दिया, तो ये मानव भूगोल का नारा कतई नहीं होना चाहिए। मानव भूगोल का ये नारा होना चाहिए कि समन्वय का होना चाहिए, यानी दोनों के बीच में आपस में जैसे कॉइन होता है उसके तो हेड और टेल कैसे नहीं, इन दोनों को अलग किया नहीं किया जा सकता है। तो मानव भूगोल का जो ध्येय है कि मानव और जो प्रकृति है उनका दोनों में आपस में एक घनिष्ठ संबंध है और इन दोनों को कभी भी अलग नहीं किया। अगर बुद्धिमान मानव है तो वो निश्चित रूप से दोनों के जो नियम है, प्रकृति के नियम है, में मनुष्य को मानना पड़ेगा, और जो मानव के सामने जो मनुष्य ने कुछ सीमाएं दी है उसको भी मनुष्य को लांघना नहीं होगा। तभी जाकर ये अपन कहते हैं जो पर्यावरण है वो ज़्यादा अपन उसको अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो कुल मिलाकर आज अपन इस क्लास के अंदर जो पढ़ रहे थे मानव पर्यावरण के संबंधों में प्रमुख विचारधारा निश्चयवाद को देख लिया था। लास्ट क्लास के अंदर संभववाद हो गया और नव निश्चयवाद। जैसे ही अगली क्लास होगी तब एक नए टॉपिक के लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।